बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विज़डम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बांग्लादेश है वो इतना कामयाब क्यों है। पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में इस वक्त जो बांग्लादेश है वो बड़ी अच्छी तरक्की कर रहा है। उसकी मईशत, उसका सोशल सेक्टर, उसकी इंडस्ट्री, वो हर लिहाज से एक बेहतर और मज़बूत मुल्क बन चुका है और बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। इवन ये भी कहा जाता है कि एशिया के अंदर चाइना के बाद अगर कोई है तो वो बांग्लादेश है, जो अच्छे सही मानों में तरक्की कर रहा है। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। वैसे इशरत हुसैन साहब हैं, हमारे एक बहुत पाकिस्तान के मशहूर इकनॉमिस्ट हैं और स्कॉलर हैं, और इस वक्त वो हुकूमत का हिस्सा भी हैं, मशीर हैं, एडवाइज़र हैं। तो उन्होंने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं और बुनियादी फैक्टर्स भी बताए हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से बांग्लादेश हमसे यानी पाकिस्तान से और भारत से आगे है। हम ये नहीं देखेंगे कि भारत जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था, टूट चुका, अलग हो गया, उसकी क्या वजूहात थी, उस हिस्ट्री में हम नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ आज ये देखेंगे कि इसकी जो कामयाबी है, इसकी जो तरक्की है, इसके पीछे कौन सी वजूहात हैं। क्योंकि आज 16 दिसंबर है, आप लोगों को पता है, और आज बांग्लादेश के लिए आज़ादी का दिन है। और बल्कि पाकिस्तान में तो सकूत ढाका हुआ था, ढाका हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया था। खैर माजी में नहीं जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसने कैसे तरक्की की और इसकी क्या रीज़न्स थे, और ज़रा ये भी देखेंगे कि इससे हम क्या सीख सकते हैं, खुसूसन पाकिस्तान कैसे क्या सीख सकता है। देखें जी, अब तो तकरीबन 50 साल उनको मुकम्मल हो चुके हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश के बारे में हेनरी किसिंजर एक बड़े जो है ना यूएसए के एक बड़े फ़िलासफ़र भी रहे हैं, पॉलिटिक्स भी इन्होंने की है, पॉलिटिशियंस भी रही हैं। इन्होंने एक दफ़ा कहा था कि ये बांग्लादेश जो है ना बास्केट कैस है, इसको इस तरह से इन्होंने तशबीह दी और बड़ा डिग्रेड अल्फाज इस्तेमाल किए थे। क्योंकि जब बांग्लादेश नया नया अलग हुआ था पाकिस्तान से तो उसके बहुत ही बुरे हालात थे, गुर्बत बहुत थी, और वहाँ पे पॉलिटिकल सेटअप किसी काम का नहीं था, और लोगों के पास घर नहीं थे, मतलब बहुत ही बुरे हालात थे। लेकिन अब आपको पता है कि बांग्लादेश ने बहुत तरक्की कर ली है। इवन के उसकी जो इनकम है वो जो 50 टाइम्स ज़्यादा गुना यानी कि ज़्यादा है, बेहतर यानी बढ़ चुकी है। उसकी जो पर कैपिटा यानी कि हर एक पर्सन की जो पर कैपिटा इनकम होती है वो 25 टाइम्स ज़्यादा है पाकिस्तान और इंडिया में रहने वालों से। उनके यहाँ जो फूड प्रोडक्शन है वो 4 गुना बढ़ चुकी है। इसके अलावा उसकी जो पॉपुलेशन थी पहले तो बहुत बढ़ रही थी स्पीड से, लेकिन अब उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। और इसके अलावा वहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो है ना वो 100 टाइम्स ग्रो कर चुकी है। जो पॉवर्टी थी वो 60% हुआ करती थी 1990 में, अब वो कम होकर सिर्फ 20% तक रह चुकी है। इस तरह देखा जाए तो इसके जितने भी सोशल इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो पॉवर्टी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सारी चीज़ों में वो जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं सिवाय श्रीलंका के, बाकी सारी कंट्रीज से बेहतर जा रहा है। और उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जाती है, लोगों की तालीम के ऊपर जो काम किया जाता है, उनकी सेहत के ऊपर, उनकी टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर, इस लिहाज से भी वो 60% उसके अंदर एक इजाफा नज़र आता है। अब दरअसल बात यह है कि बांग्लादेश से हम जो ना जब ये अलग हुआ था 1971 में, तो उसके बहुत बुरे हालात थे और नई एडमिनिस्ट्रेशन थी और डिस्प्लेस्ड लोग थे। आपको पता है कि वॉर भी हुई थी 71 में, तो इस वजह से बहुत सारे लोग अपने घरों से अलग हो चुके थे बेचारे, जो है ना कैंप्स के अंदर रहा करते थे। और उसके बाद जो उनका जो फाउंडर था शेख मुजीबुर रहमान, वो उसकी एसेसिनेशन हो जाती है, उनको मार दिया जाता है कुछ ही सालों के अंदर। और फिर वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप के क्राइसिस आना शुरू हो गए और उसके बाद फिर वहाँ पे आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया, तो बड़े मुश्किल हालात थे। और तकरीबन 1990 तक 20 साल तक जो है ना मुख्तलिफ काइंड्स के अंदर वहाँ पे ना आर्मी ने कंट्रोल किया रखा बांग्लादेश के ऊपर, और बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल सेटअप नहीं था, जमहूरियत नहीं थी। लेकिन फिर 1991 के बाद एक जनरल इरशाद साहब थे जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने, उन्होंने डिसाइड किया कि जी देखें, अब आज के बाद हमने ना जमहूरियत को फ़रोग देना है, जमहूरियत को प्रोमोट करना है, अब हमने मार्शल लॉ या इस तरह का कोई काम नहीं करना।
लेकिन उसके बाद फिर ये कभी भी कोई मार्शल लॉ नहीं लगा था, सिर्फ 2 साल के लिए एक टेम्परेरी लगा था, जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी बांग्लादेश के अंदर 2007 से लेकर 2008 तक। इन 2 सालों में थोड़ा बहुत जो है ना आर्मी ने कंट्रोल किए रखा बांग्लादेश को, लेकिन उसके बाद फिर जमहूरियत आ गई। वहाँ पे बुनियादी तौर पे दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक है अवामी लीग और दूसरी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। जो अवामी लीग है उसकी जो फाउंडर, उसकी जो हेड इस वक्त जो उसको लीड कर रही हैं वो शेख हसीना है। ये शेख मुजीबुर रहमान जो फाउंडर थे ना बांग्लादेश के, ये उनकी ही बेटी हैं। और दूसरी है खालिदा ज़िया, जो ज़िया रहमान साहब थे जिन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बुनियाद बनाई, उनकी ये मिसेज़ हैं। ये दोनों लोगों को ना मार दिया गया था। तो ये अब आपस में इनकी बस चलती रहती हैं, कभी कौन पावर में होता है, कभी वो पावर में होती हैं। लेकिन बहरहाल फिर 2009 के अंदर अवामी लीग यानी शेख हसीना ने कामयाबी हासिल की, और उसके बाद ये कंजेक्टिव इसी वक्त वो जो है ना बांग्लादेश के ऊपर वो हुकूमत कर रही हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और खालिदा ज़िया ने तो कुछ इलेक्शंस का बाइकआउट भी किया, वो जेल के अंदर भी रहीं। लेकिन फिर भी जो है ना ये सारे मामला चल रहे हैं, और इनकी आपस में एक बड़ी जो है ना राइवलरी चल रही है, और इन दो पार्टीज़ के अंदर जो अब तक ख़त्म नहीं होती, और इनको एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस भी करते हैं, अपने मुख्तलिफ मुखालिफिन के लोगों को जेलों के अंदर डालते भी हैं, केसेस भी करते हैं ये। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे मईशत जो है ना उसने ग्रो किया। सोशल जो सेक्टर है या सोशल जो स्ट्रक्चर है, लोगों की हेल्थ बेहतर हुई, उनका लाइफ स्टाइल बेहतर हुआ, उनकी एजुकेशन के अंदर जो है ना इम्प्रूवमेंट नज़र आई। सो जब वहाँ पे इस किस्म के हालात रहे हैं, जहाँ पे एक ऐसा देश, ऐसा मुल्क जहाँ पे मिलिट्री जो है ना वो किसी तरीके से हमेशा का पावर में आती है, जहाँ पे दो पार्टीज आपस में रहते हैं, लड़ती रहती हैं, और अपने मुखालफिन को वो जेलों में डालती हैं, उनके ऊपर केसेस करते हैं झूठे। तो ऐसे हालात में फिर भी बांग्लादेश ने किस तरह तरक्की की, ये वही हालात हैं जो कमोबेश पाकिस्तान और आपको इंडिया के अंदर नज़र आते हैं। लेकिन वहाँ पे तो इस किस्म की तरक्की नहीं है जो बांग्लादेश ने तरक्की की है। सो वो एक्चुअली बुनियादी क्या फैक्टर्स हैं वो ज़रा देखते हैं अभी। अच्छा जी, सबसे पहला जो फैक्टर है कि देखें बांग्लादेश में दरअसल वहाँ का जो कल्चर है वो होमोजीनियस है। यानी कि वो वहाँ पे 90% एक ही कौम के लोग रहते हैं। वहाँ पे उतनी डाइवर्सिटी नहीं है, उनकी लैंग्वेज एक जैसी है, उनकी एथनिटी एक जैसी है, उनकी हिस्ट्री एक जैसी है, उनके रिलीजियस ट्राइब ये इस तरह, जिस तरह पाकिस्तान और भारत के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है। बल्कि भारत में तो ये भी कहा जाता है हर 2 किलोमीटर के बाद एक नई कौम होती है, उसकी नई लैंग्वेज होते हैं, उनके अपने कस्टम्स होते हैं, उनके अपने ट्राइब्स होते हैं। पाकिस्तान में आपको देखें कि मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, सिंधी, पंजाबी, बलूचिस्तान, पठान, पख्तून, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीरी, और भी बड़ी मुख्तलिफ किस्म की कौमें रहती हैं। तो हर एक अपना अपना कल्चर है और एक डाइवर्सिटी है। वहाँ भी इस किस्म की डाइवर्सिटी नहीं है, वहाँ तकरीबन सारे जो लोग हैं वो एक ही जो है ना नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी लैंग्वेज भी एक जैसी है, उनका उठने बैठने का लाइफ स्टाइल, उनके ट्रेडिशन। तो इस वजह से ये चीज़ें जो है ना वो इतनी यानी कि वहाँ पे जो है ना मामलात में मसला नहीं होता, क्योंकि जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है ना वहाँ चैलेंज ज़्यादा आता है दोस्तों। वहाँ पे जब डाइवर्सिटी ज़्यादा हो, मुख्तलिफ अक़साम के लोग हों, उनका कल्चर डिफरेंट हो, उनकी लैंग्वेज अलग हो, तो फिर जो है ना हुकूमत करने में ज़रा मुश्किल पेश आती है। ठीक है। लेकिन वहाँ पे फिर वहाँ पे बस एक इशू था कि वहाँ पे जो रूरल और अर्बन के अंदर ना बड़ा फ़र्क था, यानी कि अर्बन के एरिया बड़े बेहतर थे, रूरल में बिल्कुल गुर्बत थी। लेकिन खैर उन्होंने उसके ऊपर फिर काम किया और वो डिवीज़न भी ख़त्म हो गई, और कमो पेश अब वहाँ के जो देहात हैं, गाँव हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वो भी अब अर्बन की तरह यानी कि बेहतर हो चुकी हैं, और वहाँ पे अच्छी खासी तरक्की चल रही है। तो पहला फैक्टर ये है कि वहाँ पे होमोजेनिसिटी है, वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के अंदर है। दूसरा फैक्टर ये है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो हमेशा एक यूनिटरी फॉर्म की गवर्नमेंट है। वैसे तो कहने को वहाँ पे डेमोक्रेसी है डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन हमेशा एक ही गवर्नमेंट मुसलसल 3 दफ़ा चल रही है। तो उसका जो असर रसूख है ना बड़ा पावरफुल हो चुका है, उसने हर चीज़ अपनी कंट्रोल में रखी हुई है। वो कौन सी है? वो अवामी लीग है, शेख हसीना, उन्होंने सारे मामला अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। इस वजह से वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी उनका कहना मानती है, कोई चूंचा नहीं करता, और बड़े सख्ती से काम करवाते हैं। इस वजह से भी ये ना आप समझें कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट होती हैं। हमारे यहाँ देखें पाकिस्तान के अंदर अब तो 3 पार्टी सिस्टम आ चुका है, पहले 2 पार्टीज थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, अब यहाँ पे पीटीआई खान साहब भी आ चुके हैं। तो इस तरह यहाँ तो हर वक्त ना मुख्तलिफ चलती रहती हैं, और जो पावर्स हैं वो डिवीज़न है, स्टेक होल्डर डिवीजन्स हैं, किसी के पास जो है ना मजबूत पावर नहीं है, और सब यहाँ पे पार्टीज़ भी कमज़ोर हैं। और ऊपर से फिर आपको पता है कि यहाँ पे दूसरी जो 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 नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनका भी यहाँ पे सियासत के अंदर अमल दखल है। तो सारे इस तरह के मामला चल रहे हैं।
तीसरा वहाँ पे जो फैक्टर है कामयाब, ये जो बांग्लादेश की कामयाबी के पीछे, वो वहाँ औरतों की पार्टिसिपेशन है। 71 के बाद औरतों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने मुल्क की ना तरक्की में हाथ बटाया। उन्होंने फैमिली प्लानिंग पे काम किया, औरतों की एजुकेशन के ऊपर हेल्थ सर्विसेज दी, उनको हर लिहाज पे उनको जो है ना फैसिलेट किया गया। अब इनकी औरतों की एजुकेशन पे उतना फोकस किया जाता है वहाँ पे कि इवन के जो मेल हैं उनसे ज़्यादा फीमेल्स की जो है ना वहाँ पे आपको इनरोलमेंट ज़्यादा मिलती है। जिस तरह प्राइमरी जो इनरोलमेंट रेशो है वो 105% है बांग्लादेश के अंदर। ये तीसरा फैक्टर ये है। चौथा फैक्टर ये है कि हालांकि वहाँ पे बड़े बिटर पॉलिटिकल राइवलरीज हैं, झगड़े चल रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों ने आपस में एक ऐसे समझें कि अनरिटन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ठीक है यार, देखो हम आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन जो बुनियादी काम है ना, यानी कि जो मईशत के जो मामलात हैं, जो कारोबार के मामलात हैं, हमने उसके ऊपर कभी सियासत नहीं करनी। तो चौथा जो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि ये लोग जो है ना बेसिक जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स जो होते हैं, उसके ऊपर ये एक दूसरे की तनकीद नहीं करते उसको, यानी कि स्टेबिलिटी है, ट्रेड का काम आएगा, प्राइवेट सेक्टर की बात आएगी, सोशल डेवलपमेंट, तरक्की के जितने भी काम होंगे उस पे ये कभी भी एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, किसी का प्रोजेक्ट रोकते नहीं हैं। और इस पे उन्होंने एक किस्म का एग्रीमेंट किया हुआ है कि जी सियासत अपनी जगह, लेकिन मुल्क की तरक्की के ऊपर जो है ना, उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर, उसकी मईशत के ऊपर हमने ना कोई सियासत नहीं करनी। जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आता है हमारे देश में, पाकिस्तान में महंगाई के ऊपर जो है ना क्रिटिसिज्म होता है, अपोजिशन कुछ और कहती है, हुकूमत कुछ और कहती है। हुकूमत कभी प्रोपेगेंडा करके कहती है कि महंगाई है नहीं, अपोजिशन कहती है कि जी नहीं ये सारा कुछ झूठ बोल रहे हैं, यानी आपस में बस एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं। इवन के बेसिक बेसिक पॉलिसीज़ के ऊपर हमारे यहाँ तनकीद होती है, इस वजह से कोई पॉलिसी नहीं बन पा रही होती अच्छे से जिसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा जो पांचवा फैक्टर है दोस्तों, वो ये है कि वहाँ पे जो ट्रेड है उसको उन्होंने ओपन किया हुआ, मईशत के दरवाजे उन्होंने खोल लिए हमें। बाहर की जितनी दुनिया है वो उसको वेलकम करते हैं, इन्वेस्टमेंट में इन लोगों को मोटिवेट करते हैं। और जी इवन के अपनी एक्सपोर्ट्स को उन्होंने इतना बेहतर किया है कि वहाँ की जो रेडीमेड गारमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है, और बल्कि दूसरी जो कंट्रीज़ की कंपनीज़ हैं वो भी उनसे ना आर्डर बनवाती हैं। हालांकि वहाँ पे जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पाकिस्तान और भारत के अंदर, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने अपने आप को इतना स्किलफुल बना दिया, अपने बंदों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी हुई है कि जी जो ना लोग उनसे जाके कपड़े बनवाते हैं, और रेडी गारमेंट, टेक्सटाइल वगैरह ये सारा कुछ। तो पांचवा फैक्टर ये है कि उन्होंने अपनी मईशत को ओपन रखा हुआ है। छठा जो है दोस्तों बच्चों, वो ये है कि ये सेविंग बहुत करते हैं और इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, उसको उन्होंने हमेशा डबल किया है। जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट लोग पैसा लगाते हैं उनको मोटिवेट करते हैं और उनको ज़्यादा मौका देते हैं कि प्राइवेट खुद जो है ना, प्राइवेट इदारा वहाँ पे प्रोडक्शन करे, इंडस्ट्रीज़ लगाए, टेक्सटाइल लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर करे। तो और जो लेबर फोर्स है उसको ये ज़्यादा ना जो है ना एजुकेशन देते हैं, टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, उनको फैसिलिटीज़ देते हैं, उनको अच्छी सैलरीज देते हैं। तो इस वजह से भी ना वहाँ पे जो है ना एक तरक्की हो रही है। इसके अलावा बच्चों जो जो सिक्स्थ जो फैक्टर है, सॉरी सिक्स्थ मैंने आपको बता दिया। और जो ये सेवन्थ फैक्टर है वो ये है कि कुछ भी हो जाए वहाँ पे जितनी भी यानी कि सियासत हो रही हो मामलात के ऊपर, हालांकि वहाँ पे भी ऐसी बात नहीं है जिस तरह पाकिस्तान भारत के अंदर करप्शन होती है, इलेक्शन के अंदर पैसा चलता है, वहाँ पे भी ये सारे मामलात होते हैं। लेकिन वो लोग जो है ना वो सारा जो पैसा है वो अपने मुल्क के अंदर रखते हैं, वो ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते, बाहर नहीं फेंकते। जिस तरह पाकिस्तानी और इंडियन गवर्नमेंट को जो पॉलिटिशियंस के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये पैसे लेके जाके मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये करते हैं, इस तरह का फैक्टर आपको वहाँ पे ये नज़र नहीं आता। हालांकि वहाँ पे भी जो है ना ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, लेन देन करके कैंपेन में पैसा भी लगाते हैं, ब्लैक को वाइट, ब्लैक मनी को वाइट करते हैं इस तरह। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये साथ मिल के काम करते हैं, जो भी काम होता है मिल के करते हैं, तरक्की भी करते हैं। और अपनी 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 जगह पे सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, सब कानून के तहत चल रहे होते हैं, मतलब दूसरों को काम के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। सो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो। मैंने कहा बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है ना आज दिन है 16 दिसंबर का। सो हमें पता होना चाहिए कि जो बांग्लादेश इस वक्त हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है उसकी वजूहात क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं। सो ये बुनियादी कुछ फैक्टर्स थे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आइए तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कीजिएगा। वो बच्चे जो कमीशन के एग्ज़ाम्स में तैयारी कर रहे हैं, जो जुडिशरी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या वैसे
जो जिनको करंट अफेयर के अंदर इंटरेस्ट है तो ये टॉपिक ज़रूर कर लें, और ये आपने फैक्टर ज़रूर मेंशन करने कि ये वो जनाब बुनियादी फैक्टर्स हैं या जो रीजंस हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। चलें दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।